तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग एसएससी सीपीओ एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम कवर होंगे। टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के, जिसमें आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल एंड सीपीओ को मेन टारगेट करते हुए हम लोगों ने ये जीके जीएस की बेहतरीन सीरीज चलाई है। आज उसका प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक यानी कि मुदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये किस राज्य का है, ठीक है। तो ये किस राज्य की मुदियेट्टू जो है, ये किस राज्य का है, तो ये जो है केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केरल राज्य का जो मानवता की उत्कृष्ट हेतु एक भेद्यता को यूनेस्को की सदियों में रखा गया है। अमूर्त विरासत सांस्कृतिक है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और विश्व धरोहर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में कितनी है, ठीक है। तो ये हैं कुल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं भारत में कुल 42 साइट हैं, जिसमें 34 जो साइट हैं, मतलब 34 साइटें हैं, ये सांस्कृतिक हैं, ये बात ध्यान रखनी है। सांस्कृतिक जो कल्चरल होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें 7 जो हैं नेचुरल जो प्राकृतिक होती हैं, 7 जो प्राकृतिक हैं, ठीक है। और एक जो है इसमें मिश्रित साइट है जो कि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। एक जो है मिश्रित साइट है कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और जो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। जो लाहो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है, ये हमारी मेघालय की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहो जो नृत्य शैली है ये प्रमुख रूप से मेघालय की है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मेघालय में और नृत्य शैलियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। एक है नोक्रेक, ठीक है। एक है बेहंदी खलम, ठीक है। एक है सदासुख और बांग्ला और खासी, एक है खासी, सदासुख, ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं मेघालय की, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था। जो हमारी गंगूबाई हंगल थी, इनका संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था। तो ये तो हमारा किराना घराना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगूबाई हंगल का संबंध जो है किराना घराने से था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और किराना घराने के संस्थापक कौन है, ये है करीम खान, किराना घराना के संस्थापक हैं, ठीक है। और इसके प्रमुख किराना घराने के कलाकार जो हैं ये हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वादिद खां और भीमसेन जोशी और उपेंद्र भट्ट, ये प्रमुख वहाँ के कलाकार हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हरशंकर भट्टाचार्य, जो हरशंकर भट्टाचार्य हैं के उत्पादक थे, मतलब किस यंत्र के उत्पादक थे। जो हरशंकर भट्टाचार्य हैं ये हमारे थे सितार के उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार के उत्पादक थे हरशंकर भट्टाचार्य, ये बात ध्यान रखनी है। और सितार से संबंधित और कुछ व्यक्ति हैं, जैसे पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर। फिर हैं हमारे विलायत खां, ठीक है, विलायत खां और अरविंद पारेख, ये जो हैं प्रमुख ये सितार वादक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि संतूर वादक हैं हमारे शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये प्रमुख संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, ठीक है। और जो वायलिन वादक हैं के सुब्रमण्यम, ठीक, और के वैद्यनाथन, ये कुछ प्रमुख वायलिन वादक हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो चिथिरई उत्सव है ये किस राज्य में भारत के मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो चिथिरई उत्सव है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु में और कुछ उत्सव हैं, जैसे कि जल्लीकट्टू जो कि बुल फेस्टिवल है, ये बात ध्यान रखनी है,
कट्टू, जो कि एक बुल फेस्टिवल है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद आता है पोंगल, पोंगल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है पुथुंडू, ये भी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप में मतलब हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? जब मतलब हॉकी जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार कौन सी सन में जीता था भारत ने? ये जीता था 1975 में। और आज तक भारत जो है हॉकी विश्व कप एक बार ही जीता है 1975 में। लेकिन ओलंपिक में लगातार 8 मेडल जीते हैं इंडियन टीम ने हॉकी की, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हॉकी वर्ल्ड कप आज तक एक बार ही जीता है 1975 में भारत, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जब 1975 में जीता था तब इसके कप्तान जो थे अजीत पाल सिंह, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें जो हमने किसको हराया था, मतलब सेमीफाइनलिस्ट कौन था जो जिसको हराया था? वो था हमारा पाक, यानी कि पाकिस्तान को हराकर हमने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ये बात ध्यान रखनी है। और तीसरा जो वर्ल्ड कप था उसको जीता था, आयोजन हुआ था इसका मलेशिया में, ठीक है। और जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप था ये 1971 में हुआ था, ठीक है। और जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ था और इसका विनर था पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान इसका विनर था, वो विजेता था इसका स्पेन, ये बात ध्यान रखनी है। और जो 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ये हमारे भारत में आयोजन किया गया इसका, और भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। राउरकेला जो भुवनेश्वर उड़ीसा है इसमें हुआ था इसका फाइनल मैच। इसमें विजेता जो है जर्मनी रहा और उपविजेता रहा बेल्जियम, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो 2026 का आयोजन होगा ये होगा बेल्जियम में, जो कि नीदरलैंड में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। डैश पंजाब राज्य के से संगीत का मुख्य रूप है, मतलब कौन सा जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पंजाब राज्य का मुख्य संगीत का मुख्य रूप है, ये जो है हमारा टप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मुख्य जो है पंजाब राज्य का संगीत रूप है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। टप्पा में कुछ होते हैं जुगनी और सुहागा और लोरियन और धोरियन, ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है टप्पा में, टप्पा गीत में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये जो है हमारा विंबलडन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विंबलडन जो ओपन है ये दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, एक होता है यूएस टूर्नामेंट, यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन ये सबसे बाद में होता है दिसंबर तरफ। फिर होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन। 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं जो कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जैनिक सिनर इटली के इन्होंने जीता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है, मतलब कौन सी जो पुस्तक है किरण देसाई द्वारा लिखी गई है और जिसको बुकर प्राइज वो जीत चुकी है, ठीक है। तो इनकी ये पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज जो है ये किरण देसाई की एक पुस्तक है जिसने बुकर प्राइज जीता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो इसने जीता था 2006 का बुकर प्राइज, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, किरण देसाई ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? जो हमारा संविधान सभा है इसका फर्स्ट जो सेशन था ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 दिसंबर, यानी कि इसे 3 दिन पहले 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और पहला संबोधन था इसमें जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष, ठीक है। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे इसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो दूसरा सेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अध्यक्ष थे मतलब स्थायी रूप से अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात ध्यान रखनी है, राजेंद्र प्रसाद ये
इसके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के दूसरे सेशन के, ठीक है। और तीसरा जो सेशन था 1946 में, मतलब 13 दिसंबर को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित मतलब प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? जो हमारे भारत की संविधान सभा थी इसका परामर्शदाता कौन था? तो ये थे हमारे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे बी.एन. राव थे ये भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। संवैधानिक सलाहकार भी थे बी.एन. राव। ये बात, संविधान का पहला जो प्रारूप बनाया गया था इसको 19 अक्टूबर 1947 में बनाया गया था, ठीक है। और जिसमें 243 आर्टिकल थे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, मतलब भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया था? ये मतलब किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हमारे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, जो कि 1942 में आया था। भारतीय मतलब कैबिनेट मिशन जो योजना है 1942 में आई थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और 1946 में 24 मार्च 1946 को जो थे मतलब ये आया था, दिल्ली में पहुंचा था, ठीक है। जो पेश हुआ था 16 मई 1946 को। इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, ठीक है। और 13 सदस्य बनाए गए थे कैबिनेट मिशन योजना के, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो हमारी प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरदार पटेल थे ये प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इनको लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इनकी जो मूर्ति स्टैचू है विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू में गिनी जाती है, जो कि 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जो कि केवड़िया गुजरात में बनाई गई थी नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो सरदार पटेल थे ये मौलिक अधिकार समिति सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। मौलिक अधिकार और जो समिति है इसके उपाध्यक्ष तो जे.वी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये थे संघ समिति के अध्यक्ष, संघ समिति। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये थे प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब पारित कब किया गया था, ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को? तो ये जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किस वजह से लागू हुआ था? क्योंकि जो हमारी नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को ही एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक आयोजन किया गया था। तो ये 26 जनवरी डेट की वजह से ही हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपना लागू किया था। लेकिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था और अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। और जो हमारा संविधान है कुल दिन कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और लगभग 6 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है, आप सबको, ठीक है। और जो कुल बैठकें हुई थी इसमें, कुल बैठकें 165 बैठकें कुल हुई थी, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया उसमें महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? ये थी कुल 15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुल महिलाएं थी 15, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि कुल महिलाओं में कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये प्रमुख राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी ये भारत की। फिर सुचेता कृपलानी थी, ये पहली सीएम भी बनी थी यूपी की। फिर सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। फिर लीला रॉय हैं, फिर, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से
किस स्थान से मिला है? जो हमारा भारत में प्रागैतिहासिक मानव है, इनका प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? ये मिला है हथनेरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हथनोरा जो है यहाँ से मिला है। ठीक है, जो कि 1982 में ASI द्वारा खोजा गया था, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो भीमबेटकाएँ हैं ये MP में स्थित है, भीमबेटका गुफाएँ। ठीक है, हथनेरा भी MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो सराय नहर है ये UP में स्थित है। ठीक है, और जो दमदमा है ये भी UP में ही स्थित है, मतलब हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, तो ये कौन सा था वैज्ञानिक? ये था BM वाकड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। जो BS वाकड़कर थे इन्होंने ही देखा था, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो भीमबेटका गुफाएं हैं इन पर महाभारत पर आधारित चित्र जो हैं ये बनाए गए हैं, और जो भीमबेटका गुफाएं हैं इनको यूनेस्को की साइट में 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया, यूनेस्को, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो इन्होंने खोजा था ये खोजा था सन 1957 में BS वाकड़कर ने, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब जो सिस्टमैटिक जो एग्रीकल्चर है उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है हमारा मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। और जो कालीबंगा है हमारी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोथल है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और मेहरगढ़ में यहाँ प्राप्त हुए थे जो बोलन रिवर के किनारे स्थित है, और जो गेहूँ जौ जो 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए थे। ठीक है, गेहूँ और जौ यहाँ से प्राप्त हुए थे, गेहूँ जौ और 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए थे, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था, और पालतू भैंसें भी यहाँ से ही इनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो है वर्तमान में लहुरा देव UP संत कबीर नगर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे यहाँ से 9000 ईसा पूर्व, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब जो मानव है इसने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी, ये जो है जौ बार्ले जो है। ठीक है, हार्डियम बल्गेयर जो है इसको, इसका साइंटिफिक नेम है हार्डियम बल्गेयर, इसी का सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, यही जो अनाज है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, जो कि जौ बार्ले के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो 7वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो हमारा नवादा टोली है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये नवादा टोली जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो हमारा लोथल है गुजरात में स्थित है। ये कुछ हड़प्पाकालीन स्थल हैं। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, लोथल ये हड़प्पाकालीन बंदरगाह, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और रोपड़ जो है ये पंजाब में, ये भी एक प्रसिद्ध है रोपड़, ये हड़प्पाकालीन स्थल है। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रोपड़ किस राज्य में हड़प्पाकालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, जैसे कि धौलावीरा, ये भी इम्पोर्टेंट, धौलावीरा ये यूनेस्को की साइट भी बनाया गया था अभी 2022 में, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है एक रंगपुर, ये भी गुजरात में। बनावली हरियाणा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। बनावली ये काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये HR यानी कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं? ये हमारे भारत के राज्य हैं कुल 9। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। कुल 9 राज्य जो हैं भारत के जो हैं तटरेखा पर स्थित हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो हमारा भारत है इस प्रकार
ठीक है। ये इस प्रकार भारत है, कुछ हमने प्रायद्वीपीय भारत का जो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। जो पश्चिमी है ये पूर्वी है, ठीक है। जो पश्चिमी तट पे कुल 5 राज्य हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पश्चिमी तट पे कुल 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पे कुल हैं 4 राज्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 4 और 5 9 राज्य कुल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है ये जो है हमारी गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, ठीक है, लंबी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और गुजरात के बाद आती है आंध्र प्रदेश की, और इसके बाद आती है तमिलनाडु की, ठीक है, तो इसके बाद आती है महाराष्ट्र की। और गुजरात की जो है कुल है जो 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है समुद्री सीमा की, ठीक है। और जो सबसे छोटा है, जिससे सबसे कम सीमा है जिसकी है ये गोवा की है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो सबसे लंबी सीमा वैसे यूटी में देखा जाए तो अंडमान की सबसे छोटी है लक्षद्वीप की समुद्री सीमा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? जो हमारी भारत की कन्याकुमारी है इसकी अवस्थिति क्या है? ये जो हमारी अवस्थिति है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कन्याकुमारी जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन हो गई, और ये हमारा यहाँ पे भारत है, ठीक है, और ये यहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है ये इसके उत्तर में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो कन्याकुमारी की जो डिग्री है मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? मतलब 10 डिग्री जो चैनल है किन को अलग करता है? तो ये जो है अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह हैं इनको आपस में अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट है जैसे 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये करता है मालदीव, ठीक है, मालदीव एवं मिनी कॉय ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर आता है हमारा लक्षद्वीप जो है मतलब 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप एवं मिनी कॉय को अलग करता है। फिर 11 डिग्री अमनदीप एवं कन्नौर को अलग करता है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? मतलब सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का? ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। जैसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? ये है कन्याकुमारी, लेकिन सुदूरस्थ जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ये बात भी ध्यान रखें, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है ये पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? ठीक है, मतलब जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव से, ठीक है, डोंग जो गांव है इसमें सबसे पहले सूर्य को दिखा देता है, ठीक है। मतलब 4 AM से 4 PM तक यहाँ पर सूर्य रहता है। और सबसे पहले सूर्य अस्त भी अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है, और 1999 में खोजा गया था इसको, ठीक है। और सबसे अंत में गुजरात में अस्त होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी इज, ठीक है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये है हमारी विकासशील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जो इकोनॉमी है ये हमारी विकासशील इकोनॉमी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे सार्वजनिक और निजी का एक सह अस्तित्व बनाया जाता है। मतलब सार्वजनिक जो सरकारी चीज़ें भी होंगी और एक निजी कंपनियां भी होंगी साथ साथ में जो ग्रो करेंगी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। जिसमें कृषि मुख्य व्यवसाय, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय और प्रचंड बेरोजगारी, इसके 5 जो कारण हैं, इस वजह से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो लक्षण है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक और संसाधनों की कमी ये लक्षण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था में है। जैसे कि धन की न्यून कार्य क्षमता ये है, प्रति व्यक्ति कम आय ये भी है, पूंजी निर्माण का न्यून दर ये भी है। ये तीनों ही हमारे पॉइंट हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जो भारत की गरीबी है इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है नीति आयोग का एक कार्यदल होता है, उसी के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो नीति आयोग है ये हमारा योजना आयोग की जगह बनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, लेकिन ये इसका कार्यकाल बीच में ही रद्द करके 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति जो योजना आयोग था उसकी जगह पर हमारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, जो कि वर्तमान में कोई भी पीएम हो उसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक सीईओ होता है और एक उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग में, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। मतलब कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है ये अपने निर्धारित समय पर आरंभ नहीं हो सकी। ये हमारी 8वीं योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वीं योजना जो है ये हमने अपने समय पर निर्धारित समय पर नहीं स्टार्ट हो सकी। जैसे कि सबसे पहली योजना थी जो 1951 से, जो हमारी 1951 से 56 तक चली थी। ठीक है, फिर सेकंड थी 56 से 61 चली थी। फिर जो थर्ड थे 61 से हमारी 66 तक चली थी। फिर हमारी 66 के बाद 3 साल का जो 1 ईयर गैप, मतलब हमारी योजनाएं थी अनवरत, वो चलाई गई थी। फिर ये आया था हमारी 69। ठीक है, 66 के बाद 3 साल का गैप के बाद 69 से जो हमारी 74 तक चली थी, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आई थी हमारी 74 से चली थी 78 तक ये योजना है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। 74 से 78 तक योजना चली थी। फिर 78 के बाद 2 साल का गैप रहा था यहाँ पे। ठीक है, फिर 80 से 85 चली थी योजनाएं। फिर हमारी 85 से 90 चली थी। ठीक है, 90 के बाद 2 साल का गैप रहा था। फिर क्या 92 से 97 चली थी। 92 से 97 मतलब 1992 से 1997 तक। फिर 1997 से 2002 तक। फिर 2002 से 2007 तक। फिर 2007 से 2012 तक। फिर 2012 से जो 12वीं योजना थी 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग की स्थापना होकर ये रद्द कर दी गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो रिक्टर स्केल है ये आर्द्रता को नहीं नापता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे गुणक है ये रक्त को नापता है, सेल्सियस ताप को नापता है, किलोवाट जो आवर है ये विद्युत को नापता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। जो रिक्टर स्केल है ये हमारी भूकंप को नापता है, भूकंप। ठीक है, ये बात भी ध्यान है। जो आर्द्रता है ये हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, और वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर से, और वायु वेग एनीमोमीटर से। ये 3 प्रमुख यंत्र हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो इसमें जो है हमारा रेडियो एक्टिव, ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता यानी कि क्यूरी, ये सही नहीं है। ये है बैकुरल से, बैकुरल इसका असाई मात्रक होता है बैकुरल। ठीक है, जिसकी दाब और प्रेशर इसका पास्कल होता है। लेंस की क्षमता ये डायोप्टर होता है। ऊष्मा यानी कि ऊर्जा हीट ये जूल होता है। ठीक है, और जो हमारी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको बैकुरल में नापा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग
क्वेश्चन नंबर 32, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा जो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है हमारा ये भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ठीक है, मतलब जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो दूसरी जो पहली अवस्था है वो पुनः अवस्था वापस हो आ सके, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में वो अवस्था दोबारा वापस कभी भी आ नहीं सकती, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से दही बनना, दही से दोबारा कभी दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे जल से बाष्प बनना, बाष्प से जल जल बन सकता है लेकिन दूध से दही नहीं बन सकता है। जैसे कि फल का पकना, जो फल एक बार पक चुका है वो दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है। तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन हो गए। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वही अवस्था वापस मिल सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, जैसे कि भौतिक में जल से बर्फ बनना, ठीक है, और तावे से तार बन गया लेकिन तावा जो है वो वापस मिल सकता है तार से। जैसे लोहे से चुंबक बनना, ठीक है, मतलब लोहे से अगर चुंबक बन गया तो चुंबक से दोबारा लोहा भी बन सकता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है सदैव? मतलब जो हमारे क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मोर देन 7। जो हमारे क्षारीय विलयन होते हैं उनका मोर देन 7 होता है। और 7 से कम जो होता है ये होते हैं हमारे अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन होते हैं। और जो हमारा 7 होता है ये होता है उदासीन। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पीएच स्केल में 7 से अगर अधिक दिखा रहा है पीएच वैल्यू जिस चीज़ की, वो होगा क्षारीय। अगर 7 से कम दिखा रहा है वो होगा अम्लीय। अगर 7 दिखा रहा है तो होगा वो उदासीन विलयन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। और जो पीएच जो है पैमाना, इसकी खोज किसने की थी? जो सोरेनसन है इन्होंने ही खोज की थी, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? मतलब कौन सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जो बी विटामिन है ये जल में घुलनशील है। ठीक है, जैसे कि इसकी एक ट्रिक होती है जो कि जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग याद करते हैं WBC। ठीक है, WBC मतलब W माने होता है वाटर, मतलब ऐसे WBC जैसे RBC रेड BC ऐसे याद करते हैं ना, ऐसे एक टर्म होता है WBC। W माने होता है वाटर और BC B यानी कि बी विटामिन और C यानी कि सी विटामिन, यानी कि वाटर यानी कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? B और C। और इसको छोड़ के जो विटामिन बचते हैं वो सारे होते हैं वसा में घुलनशील। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टर्म सिर्फ याद कर लो, आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। जैसे कि WBC, W माने होता है वाटर और B एंड C ये विटामिन हो गए। वाटर में घुलनशील कौन से विटामिन हो गए? B एंड C। और बाद बाकी जो होते हैं ये होते हैं हमारे वसा में घुलनशील। जैसे कि एक ट्रिक ADAK, ठीक है, ADEK, ठीक, एडेक ऐसे याद करते हैं ADAK। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, हमारा शरीर निम्न में से कौन सी विटामिन बनाता है? जो हमारा शरीर है इनमें से कौन सी विटामिन पैदा करता है? तो ये हमारा शरीर जो है विटामिन D एंड K, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन D एंड K हमारा शरीर बनाता है। ठीक है, और जो विटामिन D जो है ये धूप से भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारा विटामिन K है ये आंत्र जीवाणुओं द्वारा बनाई जाती है, आंत्र जो जीवाणु हैं इनके द्वारा ही बनाई जाती है। और जो विटामिन K है ये इसकी कमी के कारण रक्त का जो थक्का है, ब्लड क्लॉटिंग जो है ये हमारे शरीर में नहीं बन पाती है, जिससे हमारा रक्त मतलब अगर उंगली कट जाए तो रक्त बराबर बहता रहता है अगर विटामिन K की आपके शरीर में कमी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? मतलब जो हमारा भारत का कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया? ये हमारा सौराष्ट्र जो क्रिकेट स्टेडियम है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात में स्थित है। और जो ईडन गार्डन जो है ये जो है हमारा कोलकाता में स्थित है। कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये हमारा कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और DY पाटिल स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई DY पाटिल। और जो M चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक।
ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? ठीक, जो हमारे जीडी बिड़ला पुरस्कार है इसको जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है अदिति सेन डे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अदिति सेन जो डे हैं, ये जो हमारी जीडी बिड़ला पुरस्कार ये जीतने वाली पहली महिला बनी है। और इस पुरस्कार में जो 50 साल से कम उम्र के वैज्ञानिक ही पार्टिसिपेट करते हैं, 50 साल से कम उम्र के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी शुरुआत तो जीडी बिड़ला फाउंडेशन की हुई थी 1991 में। ठीक है, और ये कंप्यूटर नवाचार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? मतलब दादा साहब जो हमारा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 2024 में किस फिल्म को बेस्ट पुरस्कार मिला है? ये जो है हमारी जवान मूवी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि SRK की मूवी है। ठीक है, इन्हीं को हमारे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। जो इसमें अभिनेता हैं ये SRK हैं, शाहरुख खान। ठीक है, और जो कि प्रमुख अभिनेत्री जो हैं ये हैं नयनतारा। ठीक है, इनको जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो कि बेस्ट डायरेक्टर हैं ये संदीप रेड्डी बांगा हैं, जो कि हमारे एनिमल मूवी के डायरेक्टर हैं। ये बात ध्यान रखिए। और बेस्ट जो विलेन का रोल दिया गया है ये बॉबी देओल को। ठीक है, जो बॉबी देओल हमारे एनिमल मूवी में इनको बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये जो हमारे पैट कमिंस हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं, इनको ICC अवार्ड 2023 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। जो ऑस्ट्रेलिया टीम के ये कैप्टन भी थे ODI टीम के, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो हैं पैट कमिंस ये हमारे दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 2024 का IPL ऑक्शन था, इसमें ये 20.5 करोड़ के ये बिके हैं। ठीक है, ये बात। और सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, जो वो भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये 24.75 करोड़ के हमारे IPL में बिके हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ICC अवार्ड 2023 में जो मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया विराट कोहली को, और टेस्ट में दिया गया उस्मान ख्वाजा को, और T20 में दिया गया सूर्य कुमार यादव, जो कि हमारे भारत के प्लेयर हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? जो हमारी PM विश्वकर्मा योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। ये जो MSME, ठीक है, MSME के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये हमारी PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें जो है 15,000 आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि GK GS जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।